यूनिवर्सल नेचर का होता है सारे फिनोमिनन्स, हमेशा हर जगह प्रेजेंट है और बिल्कुल भी चेंज नहीं है मैग्नेटिज्म में। ऑल्सो अगर किसी भी मैग्नेट को हम आयरन फिलिंग्स के अबाउट रखें तो वो आयरन फिलिंग्स भी उस मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। जो मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। तो दे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म करती हैं क्लोज लूप को। तो मैं बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वहां पे आ जाता है -m.v। भाई कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई भी पोल, वो कहलाता है क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जहाँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल की क्या होती है, नेगेटिव होती है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको याद करने के लिए। हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हो आप सब? हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से आप अच्छे ही होंगे। वेदर थोड़ा सा गर्म जरूर हो रहा है लेकिन उसमें अपनी पढ़ाई जरूर नहीं छोड़नी है, राइट। गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं शुरू, तो ये बात का ख्याल रखना है कि पढ़ाई एकदम तगड़े में चलनी चाहिए, राइट। तभी चीज़ों को अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी। फाइन, तो भाई मैं आपको बता रही हूँ कि भाई एनसीईआरटी के लगातार चैप्टर्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आज मैं जो चैप्टर लेके आई हूँ उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, राइट। इसके पहले हम लोगों ने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को खत्म किया था, साथ ही साथ उसके सोल्यूशंस को भी डिस्कस किया था, एनसीईआरटी की डिटेल सोल्यूशंस। बेटा एनसीईआरटी की डिटेल सोल्यूशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको पता है कि एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट का फाउंडेशन बनाती हैं। वैसे ही बात करें अगर फिजिक्स के 11th-12th की, तो भाई आपको मैं बता दूं, आप आगे चल के कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी कोर्स फॉलो अप करते हैं, आपकी 11th-12th की फिजिक्स, अगर आप साइंस अटेम्प्ट लेते हैं और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, चाहे आप बैचलर्स में करते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग डिग्री करते हैं, चाहे आप कोई भी डिग्री करते हैं जिसमें साइंस है और फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट है, तो 11th-12th की फिजिक्स आपको हमेशा हेल्प करने वाली है और उसका बेसिस फॉर्म करता है बेटा आपका एनसीईआरटी की बुक्स। मैं बता दूं कि सारी जो भी कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीटली बुलेट पॉइंट्स में है। सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरी है वो आपको इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन में दिया गया है। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी की भरपूर कंप्लीट डिटेल्स सोल्यूशन दी जा रही है। आपके बोर्ड में किस तरह से आपको लिखना है वो उस चीज़ का आपको आइडिया हो। आई होप यू आर लाइकिंग अप दिस सीरीज। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको किसी टॉपिक में डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो भाई मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन की बात करूं बेटा तो मैग्नेट्स की तैयारी कैसे हुई, मैग्नेट्स को जाना कैसे हमने। तो मैग्नेट्स, द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीस वर्ड जिसका नाम क्या है बेटा, मैग्नीशिया। तो कहते हैं कि मैग्नेटिक फिनोमिनन आर यूनिवर्सल इन नेचर, एक यूनिवर्सल नेचर का होता है सारे फिनोमिनन्स, हमेशा हर जगह प्रेजेंट है और बिल्कुल भी चेंज नहीं है मैग्नेटिज्म में, राइट। Vast distant galaxies, the tiny invisible atoms, humans and beasts all permeated through and through with the host of magnetic fields from a variety of sources। तो भाई जितनी भी प्रजातियां प्रेजेंट है, जो भी इस ब्रह्मांड में प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड से होके गुजरा ही है। और बात करें द अर्थ्स मैग्नेटिज्म प्रीडेट्स ह्यूमन एवोल्यूशन। द वर्ड मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइलैंड इन ग्रीस कॉल्ड मैग्नीशिया, वेयर मैग्नेटिक डिपॉजिट्स वर फाउंड एज अर्ली इन 600 BC। तो जैसा मैंने कहा आपसे कि जो मैग्नेटिक शब्द है वो ग्रीस से लिया गया है, और एक्चुअली ग्रीस में एक आइलैंड है जिसका नाम है मैग्नीशिया, वहां से निकाला गया है, बिकॉज मैग्नीशिया जो आइलैंड है उसमें बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं मैग्नेट्स के, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, तो आखिर मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज है क्या, उसे जानते हैं। तो भाई पहली प्रॉपर्टी है कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट्स का आपको पता है कि लाइक पोल्स को अगर साथ में लाया जाए तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और वहीं अगर बात करें अनलाइक पोल्स को लाया जाए तो वो साथ में अट्रैक्ट करते हैं। ऑल्सो अगर किसी भी मैग्नेट को हम आयरन फिलिंग्स के अबाउट रखें तो वो आयरन फिलिंग्स भी उस मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। बात करते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। तो हमें पता है कि मैग्नेट्स कंपास आपको हेल्प करता है डायरेक्शंस को बताने के लिए। लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये हमें पता ही है। साथ ही साथ मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो भाई मैं बता दूं कि अगर आपके पास मान लीजिए ये मैग्नेट है, एक ये नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है, और मैंने ठीक इसे बीच से तोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा। ऑटोमेटिकली टूटे हुए पार्ट में भी इस एंड पे साउथ पोल बन जाएगा और इस एंड पे नॉर्थ पोल होगा। मैं फर्दर उस मैग्नेट को तोड़ दूं तो अगेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल तैयार हो जाएंगे। यानी एक तरह से सिर्फ एक पोल, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, और हमेशा एज इन पेयर्स ही आपके पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन में, मैग्नेटिक इंडक्शन का प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, हम जानते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो भाई वो भी मैग्नेट्स की एक प्रॉपर्टी है। बात करते हैं बेटा बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट,
A bar magnet is a rectangular piece of magnetic material like iron or steel that has two opposite, a north pole and a south pole. तो मैं बता दूं कि बार मैग्नेट के अंदर दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट। तो इसको एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में रखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एक बार मैग्नेट कहेंगे। बात करते हैं इंट्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज अ रीजन अराउंड इट वेयर मैग्नेटिक फोर्सेस आर फेल्ट। तो भाई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक चार्ज के अराउंड रेंज ऐसा बनाता था जहाँ पे वो कोई दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता था, वैसे ही जो मैग्नेट्स होते हैं वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करते हैं जिस पे अगर कोई भी आयरन फिलिंग्स लेके आए या कोई और अदर मैग्नेट्स लेके आए तो वो अट्रैक्ट हो जाती है इस मैग्नेट्स की तरफ, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, मैग्नेटिक लेंथ की बात करते हैं और ज्योमेट्रिक लेंथ की बात करते हैं। मेरे बच्चे अक्सर, वैसे तो ये क्लास 10th का टॉपिक है मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ, आप जरूर पढ़ेंगे, सेम चैप्टर है क्लास 10th की बुक में, राइट। बट अगर मैं इसमें बात करूं, आपके क्लास 12 में क्विक रिविजन दूं कि मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ आखिर होती क्या है, तो जो ज्योमेट्रिक लेंथ होती है, जो मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ है, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। बात करते हैं मैग्नेटिक लेंथ की, तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। तो मैं बता दूं कि जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी सी छोटी होती है, जबकि आप देख भी पा रहे हैं कि ये पूरी ज्योमेट्रिक लेंथ है और मैग्नेटिक लेंथ इतनी सी है। और बात करें अगर रेशियो की, तो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ आपका 0.84 आता है और ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं आगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बेहतरीन तरीके से जाना था, वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी जानते हैं और ये समझने की प्रयास करते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे डिफरेंट है। पहला पॉइंट देखते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट बट दे आर क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग मेनी डिफरेंट मैग्नेटिक फिनोमिनन्स। तो आपने देखा होगा जब आप बुक खोलेंगे तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया है तो प्रॉपरली लाइन से बनाया गया है, पूरा ऐसे उससे निकली है जैसे जटाएं जैसी निकली हैं। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि आप कोई मैग्नेट रखते हैं तो वो तुरंत अपने आसपास ऐसे लाइनें बनाना शुरू कर देता है। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स जहाँ पे हम ऐसा महसूस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स को फेल्ट किया जा सकता है, right? So these are what? These are imaginary lines. They do not really exist. A magnetic lines of force may be defined as the curve tangent to which at any point gives the direction of the magnetic field at that point. It may also be defined as the path along which a unit north pole would tend to move if free to do so. देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आखिर होती क्या है, कोई भी मैग्नेट है अगर उसके पास हम एक नॉर्थ पोल लेके आए, नॉर्मल नॉर्थ पोल को वो किस साइड मूव करेगा उसी पाथ को हमने क्या कह दिया है, उसी पाथ को हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नाम दे दिया है। यानी अगर इस पे एक टेंजेंट बनाए तो उस पॉइंट पे नॉर्थ पोल किस साइड मूव करेगा वही हमारा दर्शाता है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना। मैंने इसीलिए कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या है, अगर वहाँ पे एक नॉर्थ पोल रख दे तो वो किस पाथ को फॉलो करेगा वही हमारी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। या कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी वही आपके फॉर्म करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कहता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज कर्व विच स्टार्ट इन एयर इन द फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल एंड देन रिटर्न टू द नॉर्थ पोल एंड थ्रू द इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट। तो भाई मैं बता दूं कि जो मैग्नेटिक पोल्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो शुरू होती है नॉर्थ पोल से, एंड होती है साउथ पोल पे, और विद इन द मैग्नेट जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल का होता है, राइट। तो दे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म करती हैं क्लोज लूप को। अगर इसका कंपैरिजन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैं बता दूं कि मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है एंड अगेन ये जो वापस वाली है ये फॉलो अप नहीं करती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन बात करें अगर मैग्नेट में तो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पे खत्म हो रही है और विद इन द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल भी जा रही है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू फॉर्म दी क्लोज लूप्स। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, द लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, इफ दे डू सो that would mean there are two different directions of magnetic field at the point of intersection which is impossible। तो मैं बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, बिकॉज कहीं पे भी अगर मैं टेंजेंट बनाऊं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे तो वो बताता क्या है, वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फोर्स का, राइट। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दो कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द मैग्नेट्स नॉर्मली। तो मैग्नेट का जैसा सरफेस है उसी सरफेस से
परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड अप करती हैं। बात करते हैं बेटा आगे, द लाइंस ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपैंड साइड वाइज। तो भाई हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेंथ वाइज, मतलब लेंथ है अगर ये, तो इस साइड क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी, और एक्सपैंडेड कहाँ रहेंगी, साइड वाइज वो एक्सपैंडेड रहेंगी। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस गिव्स द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो मैं बता दूं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं और बहुत डेंसर फील्ड लाइंस एक जगह पे बनी हुई हैं, तो वो ये दर्शाता है कि उस जगह पे मैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द अदर पार्ट, राइट। सो डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वी ऑलरेडी नो कि डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखते ही हमें समझ जाना है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा है। बात करते हैं बेटा आगे, When a current is passed through a solenoid, okay, तो अब बात करते हैं बेटा बार मैग्नेट की, जब एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड माना जाता है। तो बार मैग्नेट को हम सोलेनॉइड के बराबर मानते हैं, और ऐसा क्यों मानते हैं मैं दिखाऊंगी भी और समझाऊंगी भी। When a current is passed through a solenoid, it behaves like a bar magnet। तो भाई सोलेनॉइड में अगर हम करंट पास कर जाते हैं तो वो कैसा बिहेव करने लगता है, वो बिहेव करने लगता है एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। A current carrying solenoid suspended freely comes to rest in the north south direction। किस में डायरेक्शन में आ जाता है बेटा, वो किस डायरेक्शन में आ जाता है, वो डायरेक्शन में आ जाता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के। When two current carrying solenoid exhibit mutual attraction and repulsion when brought closer to one another, this shows that their end faces act as north and south pole like that of a bar magnet। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो सोलेनॉइड होता है, वो एक तरफ से बहुत सारी कॉइल्स एक सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटी जाती हैं, बहुत सारा वायर्स, राइट। तो जब करंट पास किया जाता है तो उसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, वहीं जो दूसरा एंड है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगता है। अब कोई दूसरा सोलेनॉइड पास ले आ दे जो करंट कैरी कर रहा है, या कोई और मैग्नेट ले आ दे, तो समझ में आता है कि जो एक नॉर्थ वाला है, अगर नॉर्थ पोल को साथ में ला रहे हैं तो वो रिपेल करने लग रहा है और साउथ पोल को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग रहा है, जिससे हमें ये पता चल जा रहा है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक तरीके का बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा है। आइए बात करते हैं बेटा आगे। अगर इस डायग्राम को देखें तो सोलेनॉइड आपका कुछ ऐसा है, क्या आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, बीच में बहुत डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फील्ड लाइन्स के, एंड सेम गोज विद दिस बार मैग्नेट, सेम फील्ड लाइन्स आपकी बार मैग्नेट भी बनाती हैं। आइए बात करते हैं आगे। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड एट एनी फार अवे एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट की बात मतलब समझ लीजिए, एक्सियल पॉइंट मान लीजिए ये आपका बार मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो किसी एक्सियल पॉइंट यानी जिस एक्सिस पे रखा गया है उसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट, उस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं एक्सियल पॉइंट। वहाँ पे बी एक्सियल की बात की जाए तो क्या आता है μ0/4π 2m/r क्यूब, राइट। अब बात करते हैं आगे, द डाइपोल ऑन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई हमें पता है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हम जानते हैं। अब बात करते हैं कि यही डाइपोल जो एक स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्नीट्यूड का चार्ज है, जो सेपरेटेड है बहुत ही स्मॉल लेंथ से, तो भाई वो कैसा बिहेव करेगा अगर हम उसे मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो वी कंसिडर अ बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, भाई पोल स्ट्रेंथ कितनी दे दी है उसकी, QM पोल स्ट्रेंथ दे दी है, एंड लेंथ 2L दे दी है, प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में मान लीजिए थीटा एंगल पे 2L लेंथ का हमने पुट कर दिया, तो होगा क्या, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एट द टू पोल्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट सो दैट दे फॉर्म अ कपल। तो हमें पता है कि इस डाइपोल पे एक फोर्स इधर एक्ट करेगी, क्या कहेंगे QMB, और उधर एक्ट करेगी QMB। आप क्या देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसलेशन फोर्स जो F नेट है वो इसका क्या होगा, 0 होगा। अब बात करते हैं टॉर्क की, यानी ये दोनों फॉर्म्स क्या करती है, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम ना होने की वजह से ये क्या फॉर्म करते हैं, कपल। इसका मतलब ये है कि ये टॉर्क लगाएगा इस डाइपोल पे, टॉर्क लगाएगा तो हमें पता है टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई फोर्स हमारा ये लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा L, मान लीजिए L लेंथ इतनी है, तो L साइन थीटा की हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रही है, तो हमें पता है कि जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, QMB L 2L साइन थीटा, राइट, Q2
QM2L B sin थीटा, ऐसे आएगा। तो हमें पता है कि आ क्या रहा है, आ रहा है बेटा MB sin थीटा, और MB sin थीटा का मतलब है कि टॉर्क आ क्या रहा है, M क्रॉस B, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे क्या होता था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैंने आपको बताया था। आइए बात करते हैं आगे कि दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज द करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विद द डाइपोल मोमेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय U इज माइनस M डॉट B। तो मैं बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वहां पे आ जाता है माइनस M डॉट B। वहीं टॉर्क की बात करूं तो आता है टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। टॉर्क यानी एक वेक्टर क्वांटिटी, M और B भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आइए बात करते हैं मैग्नेटिज्म और गॉस लॉ। तो भाई गॉस लॉ हमने पढ़ रखा है, कहाँ पे पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ रखा है, राइट। अब हम उसको रिलेट करते हैं कैसे, गॉस लॉ मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रिलेट करता है उसके बारे में जानते हैं। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो भाई किसी भी क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। ये एक क्लोज सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट DA क्या आता है बेटा, जीरो आता है। दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग अ क्लोज सरफेस इक्वल टू द नंबर लीविंग इट, एंड इट इंप्लाइज दैट द मैग्नेटिक मोनोपोल्स या आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो बता दूं बच्चों में कि किसी भी क्लोज सरफेस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही निकल जा रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि उसके थ्रू क्या हो रहा है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की बात करें तो क्या है बेटा, वो जीरो है। इसके साथ ही साथ तुम्हें पता चलता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आइए बात करते हैं आगे, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बेटा ये दो टर्म आपको कंफ्यूज करते हैं इनिशियली कि भाई मैग्नेटाइजेशन क्या है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। तो पढ़ते हैं एक एक करके और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। मैग्नेटाइजेशन रिफर्स टू द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट per unit volume of a material, essentially describing the strength of material's magnetic field when exposed to an electric field। तो भाई कितना मैग्नेटाइज हो जा रहा है, कितना मैग्नेटिक फोर्स वो महसूस कर रहा है कोई भी मटेरियल, जब उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मैग्नेटाइजेशन। वहीं बात करें मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है is a measure of force exerted on a unit magnetic pole in a magnetic field indicating the field's strength at a specific point। तो भाई कितना strength at specific point कोई मैग्नेटिक महसूस कर रहा है, कोई मैग्नेट महसूस कर रहा है, उसी को आप क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं, राइट। देयर आर टू टर्म्स, वन इज मैग्नेटाइजेशन एंड द अदर इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दो टर्म है बेटा, दो चीज़ें हैं जो आपको समझने लायक हैं, एक है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं बेटा आगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में क्या अंतर है उसे समझ लेते हैं। कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अ मैग्नेटिक फिनोमिनन दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी इन डिस्क्राइबिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई किस क्वांटिटी में आप मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करें कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एक्सप्लेन्स द एक्सटेंट टू विच स्पेसिमेन इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो भाई किसी स्पेसिमेन को अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड में पुट करने के बाद वो कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बात करते हैं फोर्सेस दैट द पोल्स ऑफ मैग्नेट एक्सपीरियंस इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कोई भी पोल, वो कहलाता है क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चेंज इन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या चेंज हो रहा है किसी एक्सटर्नल फील्ड पे रखने पर कितना बदलाव आ रहा है उस मैग्नेट में पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम क्या कह रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बात करते हैं I इज इक्वल टू M/V, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाता है मैग्नेटिक मोमेंट ओवर वॉल्यूम। वहीं बात करें M की, जो कहलाता है M net into V, where M stand for intensity of magnetization, where V is the volume of the specimen and M net is the net magnetic moment experiencing by the magnet। ठीक है, तो आई होप इस दोनों से आपके ये जो डिफरेंसेस हैं ये बहुत ही ज़रूरी है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ लिख लेना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया जा रहा है। आइए बात करते हैं आगे कि अगर किसी मैग्नेट को, किसी स्पेसिमेन को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तब कैसे चीज़ें बदलती हैं, क्या इंटेंसिटी रहती है, क्या मैग्नेटाइजेशन होता है, उसको समझते हैं। तो कंसिडर अ मटेरियल प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसे कहते हैं बी नॉट। बी नॉट में आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक बी नॉट में आपने एक स्पेसिमेन को पुट कर दिया तो आपको पता चला कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं बी नॉट ओवर म्यू नॉट। द मैग्नेटाइजेशन एम ऑफ द मटेरियल इज इट्स डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट।
द मैग्नेटिक फील्ड B इज द मटेरियल B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, ठीक है। फॉर अ लीनियर मटेरियल M is equals to what? Chi H. This X is called as chi H, ठीक है। सो दैट B क्या होता है, B को आप क्या लिखते हो, म्यू टाइम्स H, ठीक है। Chi is called magnetic susceptibility। तो भाई chi को आप क्या कहते हो, एक नोटेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिनोट करने का। तो थ्री क्वांटिटीज chi, relative magnetic permeability mu r and the magnetic permeability mu r are related with। तो भाई आपको पता है कि chi, mu और mu r को ऐसे रिलेट करते हैं और ऐसे रिलेट करते हैं, राइट। आइए बात करते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की। भाई मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझते हैं तो बता दूं कि क्यूरी और फैराडे ने ऑब्जर्व किया था कि ऑल सब्सटेंसेस हैव सर्टेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो भाई क्यूरी और फैराडे ने ये बताया कि सभी प्रॉपर्टीज जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी सब्सटेंसेस में होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स दे डिवाइडेड देम इनटू थ्री कैटेगरीज। तो भाई क्यूरी और फैराडे ने उनको डिवाइड कर दिया तीन कैटेगरी में। पहला उसने रखा डायामैग्नेटिज्म, फिर रखा पैरा और फिर रखा फेरोमैग्नेटिज्म। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जानकारी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बेटा आपसे डिफरेंसेस पूछ सकता है, डायामैग्नेटिक का एग्जाम्पल पूछ सकता है। और इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको तो जो ये एग्जाम्पल्स हैं डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल तक में भी पूछा गया है। आइए बात करते हैं आगे। भाई बात करते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसे कभी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखने पर वो तुरंत ही रिपेल बैक करते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन इससे ऐसे समझिए, कोई भी मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर बहुत तगड़े से रिपेल कर रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल। कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि बहुत ज़रूरी हैं, वो है बिस्मथ, कॉपर, लीड, सिलिकन, नाइट्रोजन एट एसटीपी, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर एक्सपेल्ड बाय दीज सब्सटेंसेस। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होते हैं, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर एक्सपेल्ड बाय दीज सब्सटेंसेस। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज लेस देन द फ्री स्पेस बी नॉट। तो भाई अगर बात करें इसकी तो मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के अंदर की बात है तो बी बाई बी नॉट लेस देन 1, म्यू बाई म्यू नॉट लेस देन 1 और म्यू आर जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो भी क्या होती है, लेस देन 1 की होती है। बात करते हैं आगे बेटा, जो कहलाता है कि म्यू आर की अगर बात की जाए तो हमें पता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, जहाँ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल की क्या होती है, नेगेटिव होती है। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको याद करने के लिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डायमैग्नेटिज्म एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, इट इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंसेस, हाउएवर द इफेक्ट इज सो वीक दैट इट not get shifted by other effects like paramagnetism, ferromagnetism। तो मैं बता दूं कि भाई डायमैग्नेटिक जो है वो सभी में होता है और जो अगर बहुत स्ट्रांगली डायमैग्नेटिक है तो पैरा और फेरो का नेचर खत्म हो जाता है उसके अंदर। आइए बात करते हैं बेटा, द मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टर्स। तो मैं बता दूं कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो एक तरीके के डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। these metals are cooled to very low temperature which exhibits both परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। बहुत खास बात है कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं वो परफेक्ट कंडक्टिविटी के साथ साथ परफेक्ट डायमैग्नेटिक होते हैं। द फील्ड लाइन्स आर कम्प्लीटली एक्सपेल्ड, और जहाँ पे काई जो होता है जो कि मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी है डायमैग्नेटिज्म के केस में माइनस नेगेटिव होता है, इस केस में क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर्स के केस में -1 हो जाता है। और म्यू आर जो कि रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो क्या हो जाता है, 0। अ सुपर कंडक्टर रिपेल्स अ मैग्नेट and by Newton's third law is repelled by the magnet. The phenomenon of perfect diamagnetism is superconductors. It's called Meissner's effect। ठीक है, इसी इफेक्ट को जैसे हमें पता है कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में बहुत तगड़े से रिपेल कर रहा है और बाय द न्यूटन थर्ड लॉ मैग्नेट भी इस मैग्नेटिक फील्ड से तगड़े से रिपेल आउट कर रहा है, राइट। मैग्नेटिक मटेरियल से तगड़े से रिपेल आउट कर रहा है, राइट। और ये जो इफेक्ट हो रहा है इसी को आप क्या कहते हो बेटा, मिजनर्स इफेक्ट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं पैरामैग्नेटिज्म को समझते हैं। पैरामैग्नेटिज्म वो मटेरियल्स में होता है जो बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत वीकली अट्रैक्ट होते हैं या बहुत वीकली रिपेल होते हैं, उन्हीं को आप क्या कहते हो, पैरामैग्नेटिक। द इंडिविजुअल एटम्स ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पोजेस अ परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन। तो भाई अपना खुद का परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट अगर मटेरियल्स की बात करूँ तो क्या है भाई, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम और ऑक्सीजन एंड कॉपर क्लोराइड, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। भाई फेरो नाम से ही समझ में आ रहा है कि आयरन से रिलेटेड है, राइट। फेरिक, फेरस, फेरम, राइट। तो ये सारे क्या है, आयरन से रिलेटेड हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक
तो इससे समझ में आ रहा है कि ये जो मटीरियल्स होंगे वो बहुत अच्छे से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो अप करते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्टेड हो जाते हैं। आइए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस व्हिच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव a strong tendency to move from a region of weak magnetic field to a strong magnetic field. They get strongly attracted towards a magnet. तो भाई जैसा मैंने कहा कि भाई बहुत strongly attracted towards the magnet हो जाते हैं। The individual atoms in a ferromagnetic material possess a dipole moment. तो हर individual atoms, ions, molecules की बात करें तो उनका खुद का एक dipole moment होता है, जैसा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हमने देखा था। However, they interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves in common direction over मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम कॉल्ड डोमेन। तो बता दूं मैं कि क्या डिफरेंस है। जैसे पैरामैग्नेटिक में भी जो उसके आयंस हैं वो एक नेचुरल डाइपोल मोमेंट में रहते हैं, डाइपोल मोमेंट रहता है उनका, लेकिन स्पेशली फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि दे अलाइन देमसेल्व्स इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए उनके अंदर जो नेचर है अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल की वजह से वो ज़्यादा बढ़ जाता है। The ferromagnetic depends on the temperature. At high enough temperature, ferromagnetic behaves as a paramagnetic. तो भाई जो फेरोमैग्नेटिक नेचर है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और बहुत हायर टेम्परेचर पे जो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा बिहेव करता है एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह। The domain is structure, it disintegrates with temperature. The disappearance of magnetization called with temperature is gradual. तो भाई बहुत ज़्यादा अगर कहते हैं कि टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो जो डायामैग्नेटिक नेचर है वो ग्रेजुअली हट जाता है, ग्रेजुअली ख़त्म हो जाता है किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, राइट। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। भाई हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, हमने मैग्नेट्स को बहुत डिटेल में समझा, और साथ ही साथ हमने जाना कि भाई कैसे एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और हमने जाना कि भाई कौन कौन से मटेरियल और मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, राइट। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज। अगर आपको स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे डिटेल वैल्यू चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितना आप ज्ञान बांटेंगे वो उतना बढ़ेगा। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।